का चयन हुआ है। आज ईसी की बैठक चल रही है और अब जानकारी ये मिल रही है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि ये चुनावों की तारीखों का ऐलान इससे पहले हो जाना था, लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर देरी हो रही थी। कल 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। आज बैठक चल रही है इलेक्शन कमीशन की और अब ये तय है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यानी कल ये पता चलेगा कि कब से लोकसभा चुनाव इस देश में होने जा रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी तमाम तैयारियों का ब्यौरा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि चुनाव लोकसभा के किस तरीके से कराए जाएंगे, कितने चरणों में होंगे और कौन सी तारीखों से जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। ये जो देरी हो रही थी, ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वजह से हो रही थी। चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली थे, कल उनकी नियुक्ति की गई है। कल 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और आज मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों ही नवनियुक्त चुनाव आयुक्त की बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद ये तय हो गया है कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी कल से ही जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगी। कल से ये पता चल जाएगा कि चुनाव इस देश में लोकसभा के कब होने जा रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तमाम जो तैयारियां हैं, मतदाताओं की जो सूची है, मतदाताओं की जो संख्या है, कल वो पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 24 का इलेक्शन कब होगा इसकी फुल डेट शीट कल आ जाएगी। कल दोपहर 3 बजे देश में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है। वो लोकसभा चुनाव कब से इस देश में होने जा रहा है, ये कल देश के सामने आ जाएगा। कल चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल देश के सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पूरी डेट शीट, इस देश में कब होंगे लोकसभा चुनाव, किस तरीके से आम चुनाव इस देश में इलेक्शन कमीशन कराने जा रहा है, क्या तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है, चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, कल इसकी पूरी जानकारी देश के सामने आएगी। आपको इस बीच ये भी जानकारी दे दें कि कल ही 2 नए चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया है और उनके चयन के बाद आज एक बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्त के बीच में चल रही थी। इसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि तमाम राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं। इंतजार किया जा रहा था चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान का, तो अब जानकारी ये मिल रही है कि इंतजार कल खत्म हो जाएगा और कल दोपहर 3 बजे ये सामने आएगा कि चुनाव लोकसभा के इस देश में कब होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले 2019 की अगर आप बात करेंगे तो उस वक्त भी मार्च के महीने में ही चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था और अब कल चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। कल चुनाव का ऐलान होगा। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, एक इंतजार जो कि खत्म होने जा रहा है, कल ये तय हो जाएगा कि इलेक्शन में कब जा रहा है ये देश। जी हाँ, बिल्कुल। और उम्मीद ये की जा सकती है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण की जो वोटिंग है उसकी शुरुआत होगी और मई के तीसरे सप्ताह तक वो वोटिंग खत्म करके काउंटिंग की भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर कल शाम में जब 3 बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे तो उसमें सारे डिटेल्स जानकारी देंगे कि कितने फेज में चुनाव हो रहा है। पिछली बार की बात कर लें तो 7 फेज में चुनाव हुआ था, 2014 की बात करें तो 9 फेज में चुनाव हुआ था। इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि 7 से 9 के बीच में ही कुछ होना चाहिए। हालांकि उसके बारे में अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी ऑलरेडी कर चुका था। कल ही इंडिया टीवी ने इस बात को बताया भी था कि संभव है कि 16 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि कल कुछ इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया था और आज चुनाव आयोग ने यह बताया। और ऐसा आप देखें प्राची, तो बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा होगा, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव के ऐलान की बात कर लें, कि चुनाव आयोग एक दिन पहले ये बता रहा हो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अमूमन सेम डे ही बताया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी अपनी पूरी हो चुकी है। 13 तारीख को जम्मू में आखिरी विजिट थे चुनाव आयोग की
और वहां पर हर एक राज्यों की तैयारी करने के लिए चुनाव आयोग जो हर एक राज्य में जाती है, उसमें से जम्मू उस श्रेणी में आखिरी था। उसके बाद से एकदम तय माना जा रहा था कि किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज दोनों चुनाव आयुक्त जिन्हें कल ही अपॉइंट किया गया था, उन दोनों ने अपना पदभार संभाला। उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें तीनों चुनाव आयुक्त थे और उसके बाद यह तय किया गया कि कल शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को यह बताया जाएगा कि कब आम चुनाव होंगे। तो देखिए, तैयारी पूरी चुनाव आयोग की है और इंतजार बस किया जा रहा था कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। और चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही यानी आज ही ये जानकारी साझा कर दी है कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। यानी कल ये तय हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव इस देश में कब से होंगे। इससे ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर चुके हैं। चुनाव आयोग की भी तैयारी पूरी है। कल पूरे देश के सामने देवेंद्र आ जाएगा कि किस तरीके से ये चुनाव होंगे, कितने फेजेस में ये चुनाव होंगे और क्या तैयारी इस बार खास चुनाव आयोग ने की है इन आम चुनावों के लिए। अगर जैसे वोटर्स की ही बात कर लें तो पिछले बार के वोटर्स के तुलना में तकरीबन माना जा सकता है कि 8 से 10 करोड़ नए वोटर इस चुनाव में जुड़े होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। बूथ की संख्या की बात करें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास बूथ होंगे। पिछली बार ही आपने देखा कि हर एक बूथ पर वीवीपैट की भी व्यवस्था की गई है। तो चुनाव आयोग एक हाईटेक तरीके से चुनाव को कराने को लेकर पूरी तैयारी अपनी कर चुका है और एक एक राज्य का दौरा किया जा चुका है। सुरक्षा के सभी पहलुओं की चिंता की जा चुकी है। जो बड़े राज्य हैं और बड़े राज्यों में संवेदनशील राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, संभव है कि इन राज्यों के जो चुनाव होंगे वो लगभग हर एक फेज में कुछ न कुछ कंस्टिट्यूंसी इन राज्यों के रहेंगे। जैसे मिनिमम 7 फेज में तो चुनाव होगा ही होगा। तो उन 7 फेजों में उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, बंगाल, इन राज्यों के चुनाव हर एक फेज में हो सकते हैं। गुजरात जैसे राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ की जैसे राज्य की बात करें तो गुजरात संभव है कि 1 फेज में हो। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करें तो 2 फेज में हो। महाराष्ट्र जैसे राज्य की बात करें तो संभव है कि ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में हो। दिल्ली की बात करें तो 1 फेज में होगा। हरियाणा की बात करें तो 1 फेज में होगा। ये सारी इंडिकेशन मिलते रहे हैं, लेकिन सारे डिटेल्स के लिए तो कल इंतजार करना होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत चुनाव के द्वारा बताया जाएगा। बिल्कुल, 2019 के चुनावों की अगर बात करें तो 7 फेज में चुनाव हुआ था और यूपी में 7 फेजों में ही तमाम सीटों को शामिल किया गया था। 11 अप्रैल पहला फेज था जब वोटिंग में देश गया था। इस बार भी यही उम्मीद देवेंद्र जताई जाए कि अप्रैल का फर्स्ट वीक वो हो सकता है जब देश अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा और नई सरकार के चयन के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। पहला फेज का चुनाव होना चाहिए और मई के 3rd वीक में चुनाव खत्म करके काउंटिंग की डेट होनी चाहिए। तो वो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पिछले पैटर्न को देखें और कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उससे अगर डेट को जोड़ के देखें तो उस आधार से ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि डिटेल्स को लेकर तो समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग क्या ये बताता है कि कितने फेज में चुनाव होंगे, किस फेज में कहाँ चुनाव होंगे। लेकिन अब तक जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से समझा जा सकता है कि किस तरह चुनाव की तारीखों का और चुनाव के चरणों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इंतजार पूरा देश भी कर रहा था, राजनीतिक दल भी कर रहे थे। वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से साझा की गई है। कल दोपहर 3 बजे पूरे देश के सामने पूरी डेट शीट होगी कि ये चुनाव होगा कैसे, कितने फेजेस में होगा, कब तक आखिरी फेज इस चुनाव का संपन्न होगा और फिर कब होगा काउंटिंग का दिन। ये सारी जानकारी कल पूरे देश के सामने आ जाएंगी। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, एक लंबा इंतजार था, राजनीतिक दल भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि तैयारी तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी कर चुके हैं इन चुनावों में जाने के लिए। अब जब ये सामने आ गया कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो किस तरीके की सुगबुगाहट? बिल्कुल सुगबुगाहट, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, वो ऑलरेडी उनकी जो इलेक्शन कमिटीज़ हैं वो बैठ रही हैं। कई दोनों पार्टीज़ ने जो है कई उम्मीदवारों का अपने अलग अलग राज्यों का ऐलान कर दिया है। तो तैयारियां जो है पार्टीज़ की चल रही हैं, लेकिन अब दबाव होगा कि जल्द अपनी सूची वो जो है वो उम्मीदवारों की जारी करे, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन जो है 3 बजे अब एक प्रेस वार्ता में डेट्स का ऐलान कर देगा। अब देखना होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी सेम तरह के फेजेस होंगे या फेजेस बढ़ेंगे या घटेंगे। ये सब कल जब 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता चलेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पहले से तैयारी कर रही थी और अब शायद और दबाव होगा कि जल्द वो उम्मीदवारों की सूची भी ऐलान करे ताकि तैयारी का समय तमाम कैंडिडेट्स को मिल सके अपनी अपनी सीटों पर। बिल्कुल, अगर देखिए कैंडिडेट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है। अपने कई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आई थी और फिर 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के सामने आई थी। इस बीच अगर कांग्रेस की तैयारियों को देखें तो अभी तो कई ऐसे स्टेट हैं, बिहार की बात करें, जहां फॉर्मूला तक तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितनी कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। विजय लक्ष्मी,
बिल्कुल देखिए, इस मामले में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से जिन स्टेट्स में कांग्रेस का अलायंस है वहां पर जो स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। अभी बिहार को लेकर के कोई साफ नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट होंगे। उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, वहां की अभी तक कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है। 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि पार्टी 100 के करीब नामों पर चर्चा होगी और एक बड़ा नंबर जो है वो उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी जरूर पीछे है, क्योंकि अलायंसेस वाले स्टेट्स में डिसीजन नहीं हुए हैं और कई और हिंदी हार्टलैंड के बड़े स्टेट्स हैं जहां पर कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस की तैयारी थोड़ी अधूरी जरूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना चुकी है, कई उम्मीदवारों का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है 24 के इस इलेक्शन को लेकर। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, अभी तो तय हो गया है कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, क्या तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की खासकर गुजरात में नजर आती है? देखिए, गुजरात में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी अपने 26 में से 22 उम्मीदवारों के नाम जो है वो पहले ही घोषित कर दिए हैं। पहले जो 2 लिस्ट बीजेपी की सामने आई हैं उसमें 22 उम्मीदवारों के नाम ऑलरेडी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार अलायंस बना करके लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो करीब 2 महीने पहले ही अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम अलायंस की घोषणा से पहले ही कर दिए थे और कांग्रेस ने भी अभी जो पहली लिस्ट निकली है उसमें 7 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो अपने घोषित कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त ख़ास तौर पे गुजरात में बनी हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि कई जगहों पे कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल करने में उसे काफ़ी तकलीफ़ें भी हो रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ें पेश आ रही हैं। कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। ऐसे में अभी तक सिर्फ 7 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित हो पाए हैं। मैं आपको बता दूं, गांधीनगर की सीट जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे, उस सीट पर कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। हमें 2 दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों से कहा गया बाकायदा, अभी जब राहुल गांधी आए थे अपनी यात्रा के दौरान, जब गुजरात से पास हो रहे थे, उस दौरान 2 लोगों से कहा गया है कि वो क्यों नहीं गांधीनगर की सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपनी जो इच्छा है वो जाहिर नहीं की है, अभी तक अपना मन नहीं बनाया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से पिछले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जो सामने आया गुजरात में, लगातार कांग्रेस के इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। वैसे ही 17 एमएलए थे उसके पास, उसमें से 4 एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इधर बीजेपी में और ज़्यादा कांग्रेस से जो नेता हैं वो टूट करके अभी भी आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस वक्त कांग्रेस जो है वो बहुत ही डिसोरिएंटेड लग रही है, अगर पार्टीज़ के लेवल पे हम बात करें। और सामने अब उसे पता ही था पहले से कि चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 चुनाव की भी बात करें तो इन्हीं दिनों में चुनाव का ऐलान हुआ था जी। ऐसे में अभी भी चुनाव लड़ने की परिस्थिति में अपफ्रंट जिसे हम कहते हैं लड़ने की निर्णय, ये मुश्किल, ये चुनौती कांग्रेस के लिए गुजरात में है, तो ऐसी ही चुनौती कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में भी है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो बीजेपी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट सामने आ चुकी है, अभी कांग्रेस के उम्मीदवार आना बाकी है। अब जब ये सामने आ गया देश के कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, तो क्या हलचल है राजनीतिक हलकों में? देखिए प्राची, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, चुनाव के लिहाज से, सीटों के लिहाज से और जिस तरीके का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, अपने आप में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते ही जाता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी तक फिलहाल अपना एक भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर भी चुकी है, यहाँ से उनका जो पूरा रूट था वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा? राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगे या फिर गांधी परिवार के इतर कोई कैंडिडेट होगा अमेठी रायबरेली से, अभी ये भी फाइनल नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी को जो 17 सीटें दी गई हैं गठबंधन के तहत, उस 17 सीटों में से एक सीट पर भी अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में कहीं ना कहीं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों से कुछ पीछे जरूर नजर आ रही है, क्योंकि 80 में से 51 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान उत्तर
प्रदेश में कर दिया है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी लगभग 2 दर्जन कैंडिडेट्स का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, ऐसे में मुख्य विपक्षी जो पार्टी है देश में, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कांग्रेस, उसने अगर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर क्लियरिटी नहीं दी है, तो अपने आप में कहा जा सकता है कि जिन जिन राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां अलायंस के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, वहां पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना एक भी कैंडिडेट ऐलान नहीं किया है, लेकिन सीटों के लिहाज से, परसेप्शन के लिहाज से, राज्य है लोकसभा सीटों के लिहाज से, और यहां परसेप्शन में लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान कल होगा, इसलिए अपनी अपनी तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है। शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। शोएब के पास हम चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, दिल्ली का ये चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी ने कई फेरबदल किए हैं, सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसका दोबारा से नाम शामिल किया गया है, एक सांसद है जो अपना टिकट बचाने में कामयाब रह पाए हैं। कैसा दिख रहा है आपको दिल्ली का ये लोकसभा चुनाव? कल हो जाएगा तारीखों का ऐलान। बिल्कुल, देखिए कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसका इंतजार था। हालांकि कई लोग सोच रहे थे कि शायद आज होगा, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कल, और उसमें चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली की जहां तक राजनीति की बात है, तो पिछली बार भी हमने देखा कि बीजेपी ने 7 सीटें यहां से जीती थी। इस बार भी बीजेपी जो फेरबदल किया गया है, सिर्फ मनोज तिवारी हमें जो चेहरा है बीजेपी की तरफ से वो पुराने दिखाई देते हैं सांसद के तौर पर। तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको बदल दिया गया है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि फिर से वो यहाँ पर अपनी जो जीत है वो दोहराएगी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है, और हम देख रहे हैं कि साथ मिलकर चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो यकीनन बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती है ये गठबंधन, या फिर बीजेपी उसी तरह से जैसे हमने 2019 में देखा कि 7 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, उसी तरह से नजर आती है। आम आदमी पार्टी जरूर दावा कर रही है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि 7-0 से वो दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, बल्कि उनके खाते में भी सीट आएगी। हालांकि ये कितना संभव होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन दोनों तरफ से जान जरूर लगाई जा रही है दिल्ली में, और दावे और तमाम जो तरह वादे हैं उनका दौर लगातार जारी है। एक बात और है कि विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि दिल्ली में हमारी पार्टी जरूर जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव चाहे 2014 की बात करें, 19 की बात करें, तो यहाँ बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो जबरदस्त रहा है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता यहाँ पर वोट डालती रही है। ऐसे में इस बार भी 24 में जब हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोशिश तो है कि दिल्ली के सेंटिमेंट को जगाया जाए, इसीलिए संसद में भी केजरीवाल ऐसा नारा अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। तैयारियां जो हैं वो तमाम हलकों की तरफ से की जा रही हैं। टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प तो साउथ का चुनाव ही देखने लायक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस साउथ पर है। बीजेपी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि साउथ में जो परफॉर्मेंस रहता है भारतीय जनता पार्टी का वो इस बार सुधरेगा और सीटों में इजाफा साउथ से ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए 140 सीटें, अगर पिछली बार की टैली की बात कर लें 2019 में तो सिर्फ 29 सीटें बीजेपी के पास थी। तो जाहिर तौर पर अगर अब की बार 400 पार का नारा अगर वाकई में सार्थक करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो साउथ से मैक्सिमम गेन करना होगा। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो सबसे ज़्यादा फोकस है इस बार वो साउथ की तरफ है। हम फिलहाल दक्षिण भारत में के कह सकते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी जो छोर है कन्याकुमारी, वहाँ पर मौजूद है। कुछ मिनटों पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली जो है वो खत्म हुई है, और उसके बाद वो केरल जा रहे हैं, उसके बाद शाम में तेलंगाना जाएंगे। लगातार अगले 3 दिनों में बहुत कह सकते हैं कम से कम 15 प्रोग्राम उन्होंने साउथ में तय किए हैं, जो कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में एक धुआंधार प्रचार जो है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये फोकस जो आप जो कह रही है कि बिल्कुल सही बात है, 140 सीटों में से मैक्सिमम गेन वो कहां पर कर सकते हैं। तमिलनाडु में पिछली बार वो 0 रहे थे, केरला में 0 रहे थे, आंध्रा में 0 रहे थे, तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, और कर्नाटका में 25 सीटें मिली थी, और एक इंडिपेंडेंट के साथ में 26 सीटों का कह सकते हैं कि जीत वहां पर 28 में से दर्ज की थी। कर्नाटका की टैली को रिपीट करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर जो कांग्रेस की गारंटीज है, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो गारंटीज काम कर रही हैं। तमिलनाडु में इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है देखने को मिल रहा है प्राची, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमारी बात हो रही है यहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस है पार्टी का, जिसे बीजेपी
बीजेपी को अभी तक आउटसाइड पार्टी कहा जाता था, हिंदी पार्टी कहा जाता था, वो एक्सेप्टेंस जो है पार्टी का तमिलनाडु में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर वोट शेयर में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिलेगा। सीटें कितनी मिलती है ये अभी आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। जबरदस्त तैयारी बीजेपी ने साउथ के लिए की है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ के राज्यों में जाना, दौरे करना, सौगातें देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस बार उम्मीद लगाकर बैठी है कि गेंद जो है वो साउथ के राज्य से भारतीय जनता पार्टी कर पाए। देवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, 400 प्लस का लक्ष्य इस बार एनडीए लेकर चल रहा है। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ क्या कोई मुद्दा आपको नजर आता है जो विपक्ष बनाने में कामयाब रह पाया हो चुनौती देने के लिए? कुछ स्टेट्स में ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी का रास्ता रोकने की, लेकिन ओवरऑल अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें और बीजेपी के नेताओं के अपने आकलन की भी बात कर लें तो उन दोनों ही लेवल पे आपको कोई वैसी चुनौती नज़र नहीं आती जहां पर ये लग रहा हो कि पार्टी किसी दबाव में है, एनडीए गठबंधन किसी दबाव में है। और जब बात ये होने लगे और इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा होने लगे कि नंबर्स इतने आएंगे कि नहीं आएंगे, 370 आएंगे कि नहीं आएंगे, एनडीए का 400 पार हुआ कि नहीं होगा, विपक्षी नेता भी अगर इसी ग्राउंड पे बात कर रहे हो तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ओवरऑल मूड क्या है। और ओवरऑल मूड देश के किसी भी हिस्से को अगर आप जाकर देखें तो ये बात समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गारंटी की बात करते हैं वो सबसे चमकीला फैक्टर है। और वो डिलीवरी की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है कि किसी भी सरकार की योजनाओं को अगर ऊपर तय किया जाता है तो वो धरातल तक पहुंचना चाहिए, और सिर्फ पहुंचना नहीं चाहिए बल्कि एक एक बेनिफिशियरी का डिटेल्स होना चाहिए और फिर पार्टी उन बेनिफिशियरी तक संपर्क करे। तो इस तरह के मैकेनिज्म ने सबसे बेहतर माहौल बनाया है बीजेपी के लिहाज से अगर कह लें तो। और ये है बीजेपी का वो ट्रम्प कार्ड जिसे आप कहें, जिसके दम पर बीजेपी इस तरह का एम्बिशियस टारगेट जिसने बीजेपी ने सेट कर रखा है कि हमें इस बार 370 से ज़्यादा सीटें लानी है। वो 370 आता नहीं आता वो तो चुनाव के नतीजों पता चलेगा, लेकिन इससे पार्टी का मूड समझ में आ सकता है कि पार्टी की तैयारी किस लेवल की है। अभी आप देखें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 267 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी तय करके ऐलान भी कर चुके हैं। तय तो इससे ज़्यादा किया जा चुका है, लेकिन 267 के नाम तो सार्वजनिक किए जा चुके हैं। और आप देखें तो सारे बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 19 तक साउथ में ही दौरे करने वाले हैं। वो अभी निवास भी वहीं, रात्रि निवास भी उनका वहीं हुआ है। एक दिन हैदराबाद में प्रवास करेंगे तो दूसरे रात कोयम्बटूर में प्रवास करेंगे। अलग अलग राज्यों के में कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। तो पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन अभी भी, जैसे लेफ्ट की बंगाल में बात कर लें तो लेफ्ट ने अभी उस 16 सीटों के नाम अनाउंस किए और वो बाकी सीटों पे अभी भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर रही है कि बातचीत हो जाएगी। तो अगर इस तरह की बिखराव वाली स्थिति हो अपोजिशन में, उनकी तैयारियों में ऐसी समस्या हो तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है कि खुद से आप मजबूत हैं ही, अपोजिशन अगर ताकतवर नहीं है तो वहाँ पर आपकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। प्राची? बिल्कुल देखिए, जो चुनावों की तारीखों का ऐलान है वो कल होने जा रहा है और उससे पहले पहले अपनी अपनी तैयारियों को जांचने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जेडीयू से हमारे साथ अशोक चौधरी जुड़ गए हैं। अशोक चौधरी जी, कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हलचल, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी फेरबदल हमें देखने को मिला। क्या है आपकी अपनी तैयारी, कैसा है आपका ये गठबंधन? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है। और हम समझते हैं कि बिहार में मोदी जी, नीतीश जी और हमारे नौजवान साथी आए हैं चिराग जी, ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। और पिछली बार लोकसभा में भी हम लोगों ने इस 40 में से 39 सीटें जीती थी। एक हमने किशनगंज की सीट जनता दल यूनाइटेड की जो कोटे में थी, बहुत कम मार्जिन से हम लोग हार गए थे, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो परिस्थिति हमारे उम्मीदवार के चयन में ये हमारी कहीं ना कहीं भूल हुई थी, जिसके चलते वो सीट हम हार गए थे। अदरवाइज़ किशनगंज की सीट भी हम जीतते और इस बार भी हम 40 के 40 सीट पर अपना कब्जा हम बरकरार रखेंगे। कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है और लोग मानते हैं कि मोदी जी ने एक डिलीवर सिस्टम किया है। जो गरीब लोग हैं, जो नौजवान पीढ़ी है और जो आने वाला हमारा जनरेशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो सोच पैदा किए हैं और वो परसेप्शन बनाने में कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में तो कमाल है कि मोदी की गारंटियां जो आपकी आंखों में चुभा करती थी, वही मोदी की गारंटियों का गुणगान आप अशोक जी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये खुलकर सामने नहीं आया है। बीजेपी ने बढ़त तो बनाई है, अपने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, बिहार नहीं है उसमें।
नहीं, ऐसा है कि जहाँ जहाँ गठबंधन है, एनडीए की जहाँ जहाँ गठबंधन है, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, अभी वहाँ पर सीटों की बात, अभी सीटों का नामों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, वैसे मैं आधिकारिक रूप से इसके लिए टिप्पणी करने के लिए नहीं अधिकृत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है और जितनी मेरी राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है। बहुत जल्द 2 दिन के अंदर ही इन सब चीज़ों का भी खुलासा समय पर हो जाएगा। देखिए, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा। नई सरकार का गठन बिहार में हो ही चुका है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, साथ ही इस बार बदले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इस पर भी सभी की निगाहें अशोक जी बनी हुई हैं। नहीं, हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार मतलब फाइनल स्टेज में है। यू कैन गेट न्यूज़ एनी टाइम, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, व्हेनेवर इट इज मैटर ऑफ ओनली फ्यू आवर्स। ठीक है अशोक जी, अब वो तो देखना होगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। देवेंद्र, पूछिए अपना सवाल। अशोक जी, जमुई की अगर बात करें तो पिछली बार वहाँ से एलजेपी की चुनाव लड़ी थी और मौजूदा सांसद चिराग पासवान वहाँ से हैं। इस बार क्या जेडीयू जमुई की सीट लेना चाह रही है, इस बारे में कम से कम बता दीजिए आप। नहीं, हम समझते हैं कि जमुई की सीट हमारे कोटे में हम लोगों को अभी तक जो हमारी जानकारी है, क्योंकि सीटों का फाइनलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, इसीलिए हमें जो जानकारी हमारे पास है वो हमारे जो 14 सीट हमारे पास थे, हमारे पास तो ऑलरेडी 16 सीट हैं और उसमें अगर एक आध 2 सीट की ही बदली होने की संभावना है, इसलिए जमुई हमारे पाले में नहीं आ रही है। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, इस बार क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है? एलजेपी ही जमुई में एलजेपी का कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। अब आई डोंट नो एलजेपी लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, बट जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, जो लिमिटेड हमारे पास सीमित जानकारी है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि जमुई की सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ सर, आपने कही कि 14 नंबर का आपने इस्तेमाल किया, क्या जेडीयू 14 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाली है? नहीं, जो जेडीयू की जो सीटें हैं, जितनी हमारी सिटिंग सीटें हैं, उस सब सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी, ठीक है सर। हम अपनी सिटिंग सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है एक आध 2 सीटों का आदान प्रदान हो, बट हम अपने 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है अशोक जी, यही सबसे ज्यादा सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। इस बार पार्टनर्स भी एनडीए में बढ़े हुए हैं। क्या किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में जेडीयू आएगी, या पिछली बार जितनी सीटें थी उतनी ही सीटों पर आप अपना दावा रख रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं एनडीए में देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। बिहार एनडीए में देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ना हमारे पार्टनर्स में कोई कन्फ्यूजन है, ना हमारे। हम समय पर ससमय अपनी बातों का ऐलान मीडिया के सामने कर देंगे। देखिए 17 और मुकेश सहनी को लेके अशोक चौधरी जी, एनडीए में क्या स्थिति है? क्या उनसे बातचीत हो चुकी है? एनडीए फोल्ड में है वो? नहीं, अब बातचीत, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुकेश सहनी जी भी हमारे ही पाले में रहेंगे। कुछ सीटों के एक्सचेंज को लेकर अगर बात कर लें तो जैसा कि आपने भी कहा कि 1-2 सीट एक्सचेंज में हो सकती है। बिहार की जनता बहुत ज़्यादा चर्चा कर रही है कि कौन सा सीट किसके पास रहेगा, किसके पास जाएगा। इसमें अगर थोड़ा बता पाएंगे तो बेहतर रहेगा दर्शकों के लिए। क्या औरंगाबाद की सीट बीजेपी से जेडीयू लेना चाह रही है? इस बात कोई बातचीत हुई है? देवेंद्र भाई, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर चर्चा पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं वो कर रहे हैं, इसीलिए ना तो हमें इसकी जानकारी है, ना अगर हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है भी तो उसको हमारे मीडिया के सामने अभी चर्चा करना उचित नहीं होगा। हम समझते हैं कि समय का इंतज़ार कीजिए। जो हमारे आधिकारिक लोग जो इस पर बातचीत कर रहे हैं वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत जल्द इन सब चीज़ों की खुलासा करेंगे।
असल मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि हमारी जो धारणा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से जेडीयू को नीतीश कुमार जी के साथ जो 3 प्रमुख लोग चला रहे हैं अभी आज की तारीख में, उनमें से एक प्रमुख नाम अशोक चौधरी है। उस लिहाज से आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही है, इतना तो बता ही सकते हैं आप। नहीं, मैं देवेंद्र भाई, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ और मैं लंबे समय से राजनीति हूँ। जिसके लिए कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं होता है उसके लिए आधिकारिक टिप्पणी करने का उसका अधिकार नहीं होता है। इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस पे कोई भी टिप्पणी करने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत नहीं हूँ। जी, चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी जानकारी आपने शेयर की उसके लिए। हमें इंतज़ार रहेगा कि बिहार में जो एनडीए का फॉर्मूला है वो कब सार्वजनिक किया जाता है, उसमें से कौन सी सीटें अदला बदली में होती हैं।